बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बदलो और मेरा नाम राय साकिब है। नाज़रीन, आज अडयाला जेल के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 5-6 रहनुमा इमरान खान साहब से मुलाकात करने गए थे। उनको हिरासत में ले लिया गया था। अब हिरासत में क्यों ले लिया गया था, वो उसकी नोशन या उसका जो जवाब है बड़ा इंटरेस्टिंग है कि दफ़ा 144 का नफाज है। बट एक्सपेक्टेशन ये भी थी कि नवंबर के एंड तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई बड़ी एहतजाजी तहरीक का आगाज़ या कॉल देने जा रही है, जिसकी अप्रूवल इमरान खान साहब ने करनी है। और ये लीडरशिप जब मिलने जा रही है तो मुमकिनात में से था, क्योंकि तारीख इमरान खान साहब आज दे रहे थे, ये भी बाज़गश्त है कि ये भी ज़ेर बहस है कि हो सकता है इसलिए उनको मुलाकात से रोक दिया गया हो। उसके बाद IMF के वक्त का एक अनसर्टन या अनप्लान्ड सा विजिट पाकिस्तान का, वो भी बहुत सारे सवालात को जन्म दे रहा है। नंबर 3, आईनी अदालतें, उनको लेकर बड़ी डेवलपमेंट है। फाइनली 14 और 15 से आईनी बेंच जो है वो अपना काम स्टार्ट कर देगा। इन्हीं टॉपिक से बात करेंगे आज के शो में। और मेरे पहले मेहमान हैं शांदना गुलजार साहबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा हैं। सबसे पहले तो अभी कोई 2 घंटे पहले 3 घंटे पहले एक अनफॉर्चुनेट सा इंसिडेंट फिर अडयाला जेल के बाहर भी पेश आया कि आपकी पार्टी के लीडरान मुलाकात के लिए गए थे इमरान खान साहब से, उनको अरेस्ट कर लिया गया। आज कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मिलने वाली थी या वाई दे वर स्टॉप्ड, कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके पास ऑन दैट? शुक्रिया साकिब साहब। माजरत के साथ, ये जो एक नालायक खानदान है जो पंजाब पे और फेडरल गवर्नमेंट पर राजमान है, मैट्रिक फेल तो हैं। जब इन्होंने खान साहब की बहनों को उठाया था, उनको भी 144 में उठाया था। दो लोग डू नॉट क्रिएट 144 एंड यू कैन नॉट बी एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम। ये एक जेल विजिट थी, वहां पे 144 लग नहीं सकती। बट व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि किसकी हुकूमत चल रही है और ये कर क्या रहे हैं। दूसरी बात, डेफिनेटली अगर मलिक अहमद बचर को बुलाया था, हामिद रजा साहब को बुलाया था, असद कैसर साहब को, ये वो बेसिकली पार्टी के मूवर्स एंड शेकर्स हैं। ठीक है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस हैं वो शिबली साहब के पास हैं, उमर भाई के पास हैं। लेकिन जहां तक लोगों को मोबिलाइज करना होगा, वो तो सारी मोबिलाइजेशन जो SIC करेगी, असद कैसर KP से और नेशनल लेवल पे भी करते हैं। इसी तरह बचर साहब ने पंजाब को मोबिलाइज करना था। सो ऑब्वियसली जो एंड नवंबर में हमारी कॉल आ रही है या आ चुकी है, सिर्फ डेट अनाउंस करनी है और उसका तरीका अनाउंस करना है, तो ये उससे अब डर चुके हैं। अब इनको ये नहीं पता कि हम इनकी तरह नहीं है। हम ज़ियाउल हक साहब, अल्लाह उनको बख्शे, उनकी किताब से निकाल के हम कोई एक्शंस नहीं लेते। We are a new generation. Khan is the first man who introduced IT and into politics. He introduced Facebook, he introduced online politicking, नौजवानों को आगे लेके आना, उनकी आवाज सुनना। डोंट यू वरी, हमारी ये जो कॉल भी होगी इंशाल्लाह वो ऐसी होगी कि इसको नहीं डिफीट कर पाएंगे किसी भी तरीके से। चलिए अब जरा थोड़ा ओवरऑल सिनेरियो डिस्कस कर लेते हैं। आई सॉ यू इन सवाबी जलसा, आप भी वहाँ पे तशरीफ लाई हुई थी, मैं भी ऑन ग्राउंड था, मेरी तो जॉब है, आई हैव टू बी देयर एनीवे। डोंट यू थिंक सो कि वर्कर्स का नंबर अच्छा था, लेकिन वर्कर्स जो एक्सपेक्टेशंस लेके उस जलसे में आया था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो शायद डिलीवर नहीं कर पाई। मे बी वर्कर के, क्योंकि बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई, बहुत सारे लोगों को मैंने रिकॉर्ड भी किया, तो एवरीबडी सेड सेम थिंग कि वी वर एक्सपेक्टिंग कि कोई फाइनल कॉल होगी, कोई डेट देंगे, कोई मार्च होगा। बट एट वंस PTI ने वहां पर शेख वकास अकरम साहब की स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है कि कोई कॉल, फाइनल कॉल नहीं होगी। सो डू यू थिंक वर्कर थोड़ा डिसअपॉइंटेड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? देखें, पाकिस्तान तहरीक का इंसाफ का हर वर्कर इमरान खान का वर्कर है। जब तक इमरान खान जेल से नहीं निकलेगा, वर्कर्स ने हमारी जान नहीं छोड़नी, एंड गुड फॉर देम। हमें वोट सिर्फ एक चीज के लिए मिला था, और वो इसलिए मिला था कि इमरान खान को जेल से निकालो। ये सड़कें, ये पानी, ये बिजली, ये गैसें बाद में होती रहेंगी, पहले इस बंदे को हमने इंशाल्लाह निकालना है। सो नेचुरली डिसअपॉइंटेड तो वे हैं। इलेक्शन को तो हो चुके हैं 8-9 महीने। दूसरी बात, ये एक्चुअली 2-3 डिफरेंट आवाजों ने कहा था कि फाइनल कॉल का जो प्लान दिया जाएगा वो जलसे में दिया जाएगा। फाइनल कॉल कह तो दिया, सबने कह दिया, सलमान अकबर रजा साहब ने भी कह दिया कि आप तैयार रहें, आपको जैसे इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी आपकी तंजीमों से, तो क्योंकि हमें कहाँ आना है, धरना कहाँ होगा, इस्लामाबाद, पिंडी, लाहौर, पेशावर, कराची, अभी किसी को नहीं पता। सो इसलिए वर्कर एक्सपेक्ट कर रहा था कि बस वो अभी से वहां बैठ जाए, वो इतने ईगर हैं। एंड आई थिंक खान साहब की जो सियासत कह लें, खान साहब की इबादत कह लें, उसका एक मौजज़ा यही है कि खान साहब ने जो अल्लाह का एक दिया वो शऊर है, वो लोगों तक पहुंचा दिया। आपके हकूक हैं, आपके फ़राइज़ हैं, आप इस मुल्क के बाशिंदे हैं, आपको बोलने का हक है, सोचने का हक है, जिंदा रहने का हक है। तो नेचुरली जो स्टेटस को है आपकी, वो क्यों ये चाहेगी? सो वर्कर्स की जितनी भी खफगी होती है वो मेरे लिए पॉजिटिव साइन होता है कि वर्कर जिंदा है। और कोई जिंदा हो ना हो, लीडर सो रहा हो, उठ रहा हो, अस्पताल में हो, जेल में हो, वर्कर खान का जिंदा है।
और आज इसी को सारे सिनेरियो को थोड़ा देखें तो ये भी फील होता है कि एट टाइम्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर आगे निकल गया हुआ है और लीडरशिप शायद थोड़ा फॉलो कर रही है वर्कर को। वो लाइन ले रही है लीडरशिप भी कि जो वर्कर कोट कर रहा है, जो वर्कर जिस पे चल रहा है। बट एट द सेम टाइम मुझे फिर वापस डी चौक वाला लास्ट प्रोटेस्ट उस पर आना पड़ेगा, बिकॉज ये सारी चीजें रिवॉल्व कर रही है ना इसी सिनेरियो के गिर्द के आप लोग दोबारा कॉल देने जा रहे हैं एंड ऑल। उस दिन भी हमने देखा कि वर्कर था, वर्कर यहाँ डी चौक पहुंचा भी, मैं उस दिन भी फील्ड में था, मार खाते भी देखा, टीयर गैस भी थी, हर चीज थी, लीडरशिप नहीं थी। तो इस कॉल के ऊपर क्या लीडरशिप इज गोइंग टू बी देयर? देखिए, आपने 2-3 बड़े मजे की बातें की और लाइटर नोट पे आपको बता दूं कि संजानी जलसे में एक महाशय बहुत देर से आए थे, 1.5 साल बाद पहली दफा किसी जलसे में नजर आए थे और वो समझ रहे थे कि जी मैं तो बहुत इंपॉर्टेंट हूँ क्योंकि मुझे लोगों ने बड़ा मिस किया होगा। तो पीटीआई के वर्कर का काम देखो कि जब वो पहुंचे संजानी, उसको वहां पे जूते और लितर पड़ी। मेरे अपनी पार्टी के लोग हैं, लेकिन क्योंकि गायब थे 1.5 साल से, और ये मुराद सही टाइप लोग नहीं है जिनको कोई लाइफ थ्रेट हो या कुछ, ये मेरी तरह एरे गैरे नथु खेरे लोग हैं, ये गायब हो गए थे। तो जो उनको लितर पड़े, जो वहां से वो भागे, उन पे मट्टी के पत्थर फेंके गए, हंस हंस के बुरा हाल भी कुछ सारे मैंने इस खड़े थे देख रहे थे कि उसको कि ये वर्कर ने हाल कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, फख्र अपने वर्कर्स पे। जो दूसरे अपने बात कही कि डी चौक पे नहीं थे उस दिन, ये मैंने काफी दफा कहा है, बट ऑन द रिकॉर्ड इट्स इम्पोर्टेंट। गौहर भाई ने हमारी एक पार्लियामेंट्री पार्टी मीटिंग में बोला कि मैडम मुझसे एक्टिवली लड़ी हैं एंड आई अप्रिशिएट द लड़ाई, बट एटलीस्ट उन्होंने बात सुन ली। मैंने सलमान अकरम राजा साहब को, असद कैसर साहब को और गौहर साहब को टैग किया था हमारे पार्लियामेंट्री ग्रुप में कि मुझे क्यों नहीं जाने दिया जा रहा लियाकत बाग, डी चौक क्यों नहीं ले जाने दिया। अगर मुझे उठा भी लेते हैं, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि मैं 27 तरमीम खान के खिलाफ जाऊं या कभी वोट तो ले जाए जेल, क्या फर्क पड़ता है। बट दे सेड नहीं, ये एक यूनिफॉर्म पॉलिसी है, सब पे लगेगी। सो एज अ रिजल्ट हमारे तकरीबन मैक्सिमम 3 एमएनएस पहुंचे थे, वही बुरहान तक, लियाकत बाग नहीं कोई गया था। और इसी तरह हमारे 1-2 एमएनएस जो ने अकबर, वो लोग पहुंच गए थे डी चौक से, बट उनको वहां से वापस होना पड़ा क्योंकि बहुत सख्त नोटिस हमें मिला था कि जो इस्लामाबाद या लाहौर में दिखाई दिया, इसका ये मतलब है कि आपने मरियम और बिलावल जो पैसे बेच रहे थे, एमएनएस खरीदे जा रहे थे 3 से 8 अरब रुपए में, आप लोग बिक चुके हैं। तो हम पे ये कतगन थी। तो नेचुरली हमारे एमपीएस तो सारे वहां थे, पंजाब के भी, केपी के। लेकिन देखें, आपके पीटीआई के जो नॉन जाने माने चेहरे वो कितने होंगे? 20 होंगे, 30 होंगे, 40 होंगे जो मीडिया पे आते हैं। बाकी अपने इलाके के लीडर्स तो हैं, लेकिन मीडिया फेसेस नहीं। तो जब मीडिया फेस, अब अली मोहम्मद नहीं होगा, शहरयार नहीं होगा, शेर अफजल नहीं होगा, शेख वकास नहीं होगा, उमर अयूब नहीं होगा, गौहर खान नहीं होंगे, सलमान राजा नहीं होंगे, तो बात तो लोग फिर करेंगे। ये तो होता है। कल शेर अब्दुल मरवत साहब लास्ट मोमेंट पे हमारे, क्योंकि मैं भी कल लेट पहुंचा, ट्रेवल कर रहा था नॉल, शेर अब्दुल मरवत साहब कल हमारे शो में मेहमान थे और उन्होंने एक नई बहस का आगाज कर दिया हुआ है कि जनाब सोशल मीडिया जो है उसकी कीमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप पे कर रही है, ये लोग गलत करते हैं। एंड इवन यहाँ तक गए कि इद्दत में निकाह जो केस है वो भी उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया वालों ने तो उसके ऊपर जाके इद्दत में निकाह केस जो है उसकी कीमत बुशरा बीबी और इमरान खान साहब और जमात ने दी है। डू यू सेकंड हिम ऑन दैट? देखिए, जितना मुझे पता है, मेरी कल से उनसे बात नहीं हुई है, मैंने काफी सोशल मीडिया पे देखा, मुझे कुछ लोगों ने भेजा, इतना मुझे पता है कि वो आदिल राज और हैदर मेहदी की बात कर रहे थे। और ये याद रखिए, उन्होंने स्पेसिफिक ये बात भी कही, शायद आपको याद ना हो, कि जिस दिन 9 मई हो रहा था और 10 मई इन लोगों ने कहा कि याद है कि खामोश मुजाहिदो, तुम लोग निकलो, हम तुम्हारे साथ हैं। ओ भैया, कनाडा बैठा है, लंदन बैठा है, तुम लोग किसके साथ हो? और कमा कमा के ये लोग थक गए और हमारे लड़कों को मरवा के और पटवा के थक गए। देखिए, जिसने मुजाहिद बनना है वो पाकिस्तान की सरजमीन पे आए और फिर लड़े। तो यहाँ तक तो आई स्टैंड विद शेर अफजल, बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं। इन यूट्यूबर्स ने बेड़ा गर्क कर दिया हमारे बच्चों का। हमारे एसएमटी के बच्चे उठाए जाते हैं, हमारा सेंट्रल ऑफिस इस्लामाबाद में रिजवान भाई उठाया गया, उसका भाई उठाया गया, राशिद भाई उठाए गए, रूफ हसन साहब, हम उनके चेहरे पे क्या हुआ मुझे पता है। ये कीमत कौन अदा कर रहा है? जो ग्राउंड पे है ना, वही मारे खा रहा है। हमारे इस वक्त जो जेलों में बच्चे बैठे हुए हैं, अभी शुक्र 5,500 बच्चा डी चौक से निकल आया है, क्या उनकी जिंदगी इंपॉर्टेंट नहीं है? क्या सिर्फ ये आदिल राजा और हैदर मेहदी ही इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल भी नहीं। ये हमारे बच्चे हैं, ये पीटीआई के वर्कर हैं, इनके एक एक बच्चे का खून जरूरी है। हमारे 25 लड़कों का तो हमें पता है कि एफआईआर कटी हैं, जो 9 मई में शहीद हुए थे। बहुत सारे खानदान थे जो डरते थे वो एफआईआर कटवा ना सके, उनके पास तो टेलीफोन भी नहीं था, वो तो खान के मुजाहिदे वतन के वॉरियर्स हैं। तो ये शेर अफजल साहब की बात में न्यूएंस जरूर इसलिए होगा क्योंकि मैं इस बात को सेकंड करती हूँ। पीटीआई का सोशल मीडिया अनपेड सोशल मीडिया है,
पीटीआई का जो वर्कर है वो अनपेड वर्कर है। हमारे बच्चे, मैं इतने अभी लोग हमने निकाले हैं जेलों से, मेरे हलके से, ये जुनैद अकबर के हलके से, स्वात से, मालाकंड से, इतने लोग हमने जेलों से निकाले। इतना उनको बुरी तरह मारा गया है, इतना जुल्म उनके साथ हुआ है। तो अगर कोई बाहर बैठ के ठाटे मार रहा हो और लेक्चर दे रहा हो मोरालिटी का, और यहाँ पे लोग मारे खा रहे हो, तो उनको क्रिटिसिज्म नहीं बनती है क्या? लेकिन शाहजाना साहब, अब आदिल राजा साहब या हैदर मेरी साहब जिनका जिक्र कर रहे हैं, वो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग तो नहीं है, वो आपकी ऑफिशियल टीम तो नहीं है आपकी। अगर कोई एक ब्लॉगर कैश तो करते हैं इंडिपेंडेंटली ना, कहीं पर कैश तो बैठा हुआ है, वो काम कर रहा है, तो आप उसको कैसे टारगेट कर सकते हैं? नहीं, पाकिस्तान पीटीआई का सोशल मीडिया में वर्कर, हर वर्कर मेरे लिए मोहतरम है, जी मेरे लिए लाजिम है, मेरे लिए इज्जत के काबिल। हमारे तो बच्चे केपी से उठाए गए थे। हमारे 2 लड़के जो थे, इकराम कटाना और दूसरे के घर पहुंच गए थे, उमर के घर, उमर फारूक, उनकी जी तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की थी। फिर हमारा एक और है बच्चा, चमकनी, आमिर चमकनी, उसके लिए हमने आवाज उठाई थी। मुझे नहीं लगता, आप शिरजल से खुद पूछ लें, इज अ ग्रोन अप मैन, अपने जवाब दे देंगे। मेरा उनके भाई बहन का रिश्ता है, लेकिन आई डू नॉट थिंक कि शेर अफजल साहब हमारे सोशल मीडिया की टीम पे से बात करेंगे। अगर करेंगे तो मैं भी उनसे कहूंगी, आप भी कहिए, नाकाबिले कबूल है, हमारा वर्कर है। हाँ, अगर ये आदिल राजा टाइप्स जो हैं, जो खान को कैश करते हैं, हमारे बच्चों को उठवाते पिटवाते हैं, तो अगर इनको भी पीटीआई, आपने शुक्र अच्छा कहा कि पीटीआई का हिस्सा नहीं है, बट आई कैन अश्योर यू वो पीटीआई के ग्रुप्स में बैठे होते हैं, वहां पे लगे होते हैं। तो जो जो इनको फॉलो करता है या जो इनके साथ डील करता है, या जो अब आज भी मैंने देखा कि हमारी एक छोटी सी बच्ची है शहरबानो, जी शहरबानो को इनमें से किसी एक की बीवी ने काफी फजूल बातें की और उसकी वालदा पे गालियां दी। फिर इनमें से ये लोग पड़ गए सनम जावेद के पीछे। भाई आपका क्या लेना देना सनम जावेद से, उसके खावन से, उसके बच्चों से, उसकी गाड़ी से, उसके कपड़ों से? अपने काम से काम रखें। अगर आपने इतनी बहादुरी दिखानी है तो फौज से ना भागते बैठे रहे यहाँ। अब भगोड़े हो, मुल्क से बाहर हो, तो चुपचाप करके बैठे रहो। और जो यहाँ मेहनत कर रहा है, शहरबानो छोटी सी बच्ची है, 16-17 साल की होगी। सो आई एम सॉरी, दिस हरासमेंट इज नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। इसमें एक बहस अगले दिन मैं आप ही की पार्टी के कुछ लोगों, पार्लियामेंटेरियंस के साथ एक खाने पे कहीं पे मुलाकात हुई, तो वहां पर बहस ये जारी थी कि पीटीआई केपी के लीड कर रही है, लेकिन पंजाब रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा उस तरह जिस तरह करना चाहिए। किसी भी एहतजाज में, किसी भी जलसे में पंजाब उस तरह खुल के नहीं आ रहा। दैट इज़ द रीज़न कि इमरान खान साहब की रिहाई और पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ाने की जो एक सारी जिद्दोजहद है, ये डिले हो रही है। आपको भी लगता है कि पंजाब उस तरह पार्टिसिपेट नहीं कर रहा जिस तरह करना चाहिए? देखिए, मैंने जिस पंजाब का देखा है खुद अपनी आंखों से, आयशा नज़ीर जट मेरी कॉलीग है, एमएनए है वहाड़ी से। जी अनीका मेहदी मेरी कॉलीग हैं, ये दोनों इलेक्टेड एमएनएज हैं। अनीका हाफिजाबाद से है। जी जिस तकलीफ से ये दोनों गुजरी हैं, जिन्होंने उनके साथ जुल्म बर्बरियत हुई है। अनीका मेहदी के गांव में बिजली सारी काट दी, पूरे गांव जी की। ऐसे ही है। अनीका मेहदी की उनकी सारी फसलें, जो खड़ी हुई फसलें थी, वो काटने नहीं दे रहे हैं। उसके भाइयों पकड़ रहे हैं, उसके अब्बू को पकड़ रहे हैं, वो बेचारी छुपी हुई है। उसने नहीं बिकना, उसने कह दिया मैं खान के साथ मरते दम तक हूँ। सो ये कहना कि पंजाब ने रिस्पॉन्स नहीं दिया, दैट वुड बी अ बिट अनफेयर। आई थिंक कि जो मैंने अपनी आंखों से देखा, मैं तो उसकी गवाही कर सकती हूँ। ठीक, रही बात वर्कर की, इतना मैं बता दूं कि केपी और बलूचिस्तान 77 साल से जो एक सिस्टमिक अब्यूज है, एक सिस्टमैटिक अब्यूज है, हम उसके आदी चुके हैं। हमने इतना खून बहाया केपी ने बलूचिस्तान में। आपकी सोच, आपने देखा पिछले हफ्ते 10 दिन पहले 50 हमारे पुलिस ऑफिसर शहीद करते गए हैं। मस्तूंग में 5 बच्चे स्कूल जा रहे थे, उनको शहीद कर दिया गया। क्वेटा में रेलवे स्टेशन में बॉम्ब ब्लास्ट होता है, ये ख्वाजा आसिफ की अटीर मिनिस्ट्री की कोई बात नहीं आती है। वो कुलभूषण मर गया, ओहो अभिनंदन मर गया, जान इनकी निकल रही थी, और 44 लोग इस वक्त जख्मी हैं। तो मुझे अब ये बताएं, हम तो खून और लहू बहाने के आदी हो गए हैं। पंजाब पे पहली दफा, खासकर सेंट्रल, नॉर्थ और वेस्ट पंजाब पे जो फस्तायत आई है, वो सिर्फ साउथ पंजाब ने देखी थी, या बलूचिस्तान ने, या नॉर्थ सिंध ने देखी थी। सेंट्रल और वेस्ट पंजाब, लाहौर वालों ने कभी ये चीजें देखी थी। बट जो फिर लाहौर वालों को रिस्पॉन्स है, डॉक्टर यास्मीन राशिद को देखे ना, खदीजा शाह को देखे, आयशा भुट्टा को देखे, किस तरह लोग खड़े हुए हैं। सो आई थिंक 77 साल की जो लोग फस्तायत बर्दाश्त करते आ रहे हैं, उनको 2 साल की फस्तायत वालों के साथ कंपेयर करना अनफेयर होगा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो वली खान ने भी ये बात बहुत पहले की थी कि जब पंजाब जागेगा पाकिस्तान ठीक हो जाएगा। पंजाब हमारी रीढ़ की हड्डी है, और अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब जाग चुका है। जिस तरह उमर चीमा कुर्बानियां दे रहा है ना, मेरा अच्छा दोस्त है, उसको जिंदगी दी, उसकी बीवी मेरी अच्छी दोस्त है, अल्लाह उस जोड़े को सलामत भी रखे। लेकिन ये कहना अनफेयर होगा कि पंजाब नहीं निकल। लीडरशिप तो सारी, मतलब मोस्टली लीडरशिप है ही, आप बिहाइंड द बार्स है, और जो 2-4 बाहर हैं वो छुपे हुए हैं या केपी में हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पंजाब से जो लीडरशिप है। एक नई बहस का आगाज हुआ है सवाबी जलसे से, और वो बहस ये है कि जनाब तहरीक इंसाफ अभी भी किसी खिड़की के खुलने के इंतजार में है कि कोई विंडो खुले, बातचीत का मामला आगे चले। कॉज एहतजाज की कॉल भी, डेट नहीं दी गई,
और फिर सोशल मीडिया के ऊपर भी थोड़ा सा डिसोन करने वाला एक ना फीलिंग आ रही है कि सोशल मीडिया को पीटीआई थोड़ा थोड़ा डिसोन कर रही है कि यार थोड़ा पुश बैक करो इनको। तो अब वाकई किसी खिड़की का इंतजार है? देखिए, खिड़की से पहले मैं वर्क वाली बात करती हूँ। मुझे काफ़ी लोगों ने शिकायत की कि हम नाराज़ हैं 1-2 बड़े-बड़े नामों से पीटीआई के कि उन्होंने वर्कर की तज़लील की है। आई टोल्ड देम कि ऐसी कोई बात नहीं है, हर बंदा इक्वल प्रेशर के नीचे है। सब पे छापे पड़ रहे हैं, सबकी बीवियों पे, सबके बच्चों पे, चाहे वर्कर हो चाहे एमएनए हो। अब तो वो फ़र्क ही खत्म हो गया। पहले वर्कर्स को पीटे थे एमएनए को ब्लैकमेल करने के लिए। अब तो एमएनए भी उतनी मार खा रहा है जितनी वर्कर खा रहा है। ठीक है, होंगे कुछ बुज़दिल टाइप लोग, हम में भी होंगे, क्यों नहीं होंगे? बट ये कहना कि एमएनएज़ या एमपीएज़ या जो भी है ये वर्कर के साथ दरार कर रहे हैं, वो दरार करेंगे कैसे? ये मेरा वर्कर नहीं है। ये अली अमीन का वर्कर नहीं है, ये शेख वकास का वर्कर नहीं है, ये हमाद अज़हर का वर्कर नहीं है, ये ज़रताज गुल का वर्कर नहीं है, जुनैद अकबर का वर्कर नहीं है, शहरयार अफरीदी का नहीं है, ये इमरान खान का है। सो जो उसकी इंसल्ट करेगा उसको तो फिर मुंह तोड़ना बनता है, तो फिर खान साहब करेंगे ना। अगर ऐसी बात है खान छोड़ेगा नहीं। दूसरी बात, खिड़की कौन सी खिड़की? हम खुद ही खिड़की हैं, हमने खुद ही सब कुछ करना है जो करना है। देखें, लोग इतने सारे झूठ बोल रहे हैं, आपकी सोच है साकिब साहब। मुझे याद है कि ये जो है ये मैट्रिक मीडियम स्कूल वाले, oh this and oh that and democracy and vote who is it do। आपको पता है कि इन्होंने अपनी सारी वीडियोस वीडियोस डिलीट कर दी जो ट्रम्प के खिलाफ बोली थी लोकल और इंटरनेशनल फोरा पे। उर्दू वाली डिलीट कर दी है, वो तो शुक्र है ट्रम्प को रिकॉर्ड पहुंच गया। और ये मैं बताऊं, ट्रम्प खान से दोस्ती करे ना करे, इस बात में कोई झूठ नहीं है कि इमरान खान इज द ओनली मैन जिसको ट्रम्प जानता है पाकिस्तान में। वो एक अलग बात है क्योंकि इमरान खान इन हिज ओन राइट एक सेलिब्रिटी था प्राइम मिनिस्टर से बनने से बहुत पहले। ठीक, लेकिन जो ट्रम्प के खिलाफ बातें की गई, जो उसके केसेस किए गए और फिर जो उस पर सपोर्ट मिली उनको, यहाँ से जिसने बाइडेन के सपोर्ट किए, अब वो जरा सब्र करेगा। हाँ तो जेल में बैठा है, वो तो किसी से बदला नहीं ले रहा। बट क्या आपका क्या ख्याल है कि स्विच ऑफ नहीं होगा अभी? जो बाइडेन के बेनिफिशियरी एक्चुअली थिंक सो कि अमेरिका इस कदर इंटरफेयर करेगा पाकिस्तान में कि यहाँ पे स्विच भी वेंटिलेटर के ऑफ होंगे? नॉट एट ऑल। एहसास कमतरी वाले तो हम हैं, हम अमेरिका में घुसते हैं। मुझे ये बताइए साकिब कि कभी कोई अमेरिकन सेनेटर या कांग्रेसमैन बिका है पाकिस्तानी एम्बेसडर के हाथ? कभी भी नहीं हुआ। हमारी कॉम्प्लेक्स लॉट है, उनकी तो नहीं है। वो तो अपने मुल्क पे जान देते हैं, हमारे वाले मुल्क को बेचते हैं। सो ऑल आई एम सेइंग इज कि जो गद्दार हैं वो फड़े जाएंगे, बचेगा कोई नहीं। कोई इम्पैक्ट आएगा? सही, चले मैं इसकी तरफ आना नहीं चाह रहा था, लेकिन सिंस यू स्पोक अबाउट इट, अमेरिकन गवर्नमेंट चेंज और पार्टी चेंज के बाद वहां पे कोई इम्पैक्ट पाकिस्तान पे भी आएगा? सही, डू यू थिंक? देखिए, पाक पैक हो गया, मुस्लिम अमेरिकन, अरब अमेरिकन, उन्होंने सबने ट्रम्प को सपोर्ट किया। पीटीआई यूएसए ने नहीं किया, वो न्यूट्रल रहे, उनकी पॉलिसी थी। जब नहीं सपोर्ट किया तो नेचुरली हम पीटीआई के लिए कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं देख रहे। हाँ, क्योंकि पाक पैक जो सबसे बड़ा पाकिस्तानी लॉबी है, रिगार्डलेस ऑफ पीटीआई, नोन पीपल, उन सब ने वोट दिया है ट्रम्प को। इसका यह मतलब है कि वो उसकी बात तो सुनेगा, उस लॉबी की। पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स के क्या मसाइल है, पानी के, खुराक के, बिजली के, गैस के, जो एड आती है, ठीक, वो तो एक होगा। दूसरा, जो बाइडेन ने इंडिपेंडेंट ऑफ पाकिस्तान, नहीं ट्रम्प ने इंडिपेंडेंट ऑफ पाकिस्तान बातें की हैं कि जी मुझे वॉर नहीं चाहिए, तो हमें और क्या बड़ी चीज चाहिए? बाइडेन तो कोशिश कर रहा था कि ईरान और अफगानिस्तान की जंगें स्टार्ट हो हमारे बॉर्डर पे, बेड़ा तो हमारे ही गर्क होना था। अब सो फार ट्रम्प कह रहा है कि मुझे कोई जंग नहीं स्टार्ट करनी। वो तो ये कह रहा है कि रूस और यूक्रेन का अमन भी करवाना है। वो तो ये भी कह रहा है कि फलस्तीन के मसले को भी हल करना है। हमें एक ऐसा आदमी चाहिए जो ग्लोबल, एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है यूएसए, टॉप एक्सपोर्टर है, टॉप बिजनेस है, चीन दूसरा है, कि वो लोग आपस में दोस्ती कर ले, चीन और अमेरिका, वो लड़े ना, हमें अपनी लड़ाइयों में ना डालें, वो लोग अपने मसले तरीके से हल करें। बस पाकिस्तान को ये चाहिए और हमें कोई इंटरफेयर ना करे। अल्लाह ने हमें सोना भी दिया है, तांबा भी दिया है, रेयर मिनरल्स भी दिया है, सब कुछ दिया है। हमारा मुल्क अगर स्मगलिंग छोड़ दे, अगर चोरी छोड़ दे, अगर चकारी छोड़ दे, और ये खानदान जो हमारे सरों पे बैठे हुए हैं, इनके पेट कभी भर जाएं। उस दिन मैंने एक ट्वीट देखी थी बड़े मजे की कि 99% पाकिस्तानी इंक्लूडिंग यू एंड आई, हम बिजी हैं कि 1% ये जो मालदार लोग हैं उनके पेट और उनके बच्चों के पेट हम भरते हैं, एंड दैट इज इनफ। ये आइंदा नहीं होगा। शाहजाना साहब, माय लास्ट क्वेश्चन, ये बहस आपकी पार्टी के अंदर तो नहीं है, लेकिन ये टॉक शोज की ज़ीनत जरूर है। अब बुशरा बीबी साहिबा केपीके की पॉलिटिक्स में कोई प्रैक्टिकल पार्ट ले रही हैं? I have absolutely no idea and I don't think so because सलमान राजा साहब और मैंने नियाज़ी साहब पॉलिटिक्स के हवाले से भी हमारे दो बहुत न्यूट्रल लोग हैं। मैंने उनके टीवी शोज देखे जिसमें उन्होंने कहा कि हो ही नहीं सकता, खान साहब मुर्सियत को नहीं मानते। लेकिन देखें जिस तरह खान साहब की बहनों को एक स्पेस मिला हुआ है, जब वो अरेस्ट से पहले और अब अरेस्ट के बाद दोनों अल्हम्दुलिल्लाह हम सबकी जान में जाना है, खून तो वही है ना शौकत खानम का। सो हमें एक रिलैक्सेशन हुई कि एटलीस्ट खान के मैसेजेस तो हमें पहुंच रहे हैं ना, खान की बातें तो हम तक पहुंच रही है। जेल जाने के बाद और खूंखार हो गई है, तो
नेचुरली अगर खान साहब ने अपनी अहलिया को भी हिदायत दी हो कि आप ये करें या वो करें, तो क्यों नहीं, हमारे लिए सब इक्वली इज्जत के हैं बराबर। शांदाना साहबा, थैंक यू सो वेरी मच फॉर टाइम। नाजरीन, पाकिस्तान साहब की सीनियर रहनुमा शांदाना गुलजार साहबा, वो चंद सवालात जो आपके और मेरे, हम तमाम लोग के जहनों में थे, हमने उनके सामने रखे एंड होपफुली बहुत सारे डाउट्स या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के जहन में जो थे एहतजाज को लेकर, फ्यूचर पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर, आई होप के उनके बहुत सारे जवाब आपको इस सेगमेंट में मिलेंगे। मुझे छोटा सा ब्रेक लेना है, मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में थोड़ी सी पाकिस्तान की मुईशत का भी जिक्र करते हैं। आए दिन हमें टेलीविज़न पर हुकूमती दावे तो ये दिखाई और सुनाई देते हैं कि हुकूमत ने महंगाई कम कर ली है, मुईशत संभल रही है, इन्वेस्टमेंट आ रही है, बेहतर वक्त आ रहा है, डेज टू कम बेहतर होंगे। बट एट द सेम टाइम IMF के वक्त का गैर मतवक्को सा दौरा होता है पाकिस्तान का। मुझ समेत बहुत सारे पाकिस्तानी और भी ध्यान हमारा उस तरफ पड़ता है कि अभी ये कोई स्केड्यूल्ड टूर नहीं था, स्केड्यूल्ड विजिट या मीटिंग नहीं थी। ऐसा क्या हो रहा है कि जनाब, क्या IMF प्रोग्राम जो है उसमें कोई कमी बेशी रह गई, कोई टारगेट्स अचीव नहीं हो सके? इन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बात करते हैं। मुजम्मिल असलम साहब मेरे साथ मौजूद हैं। मुजम्मिल साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, खैरियत से, ठीक ठाक हैं? जी जी, दुआएं चाहिए। सबसे पहले तो ये अनएक्सपेक्टेड सा विजिट IMF के वक्त का, इसकी कुछ वजूहात बताइए हमें थोड़ा सा, फिर इसको आगे फर्दर डिटेल में परखते हैं कि व्हाट इज हैपनिंग इन दिस कंट्री। देखें जी, सबसे पहले तो IMF जो है असूली तौर पे तो ये पहला क्वार्टर जो है, जो पिछले प्रोग्राम थे तो वो क्वार्टरली रिव्यू करता था। तो ये IMF का प्रोग्राम हमें जुलाई में मिल गया था, तो ये जुलाई से सितंबर पहला क्वार्टर खत्म हो गया। अब तो अक्टूबर भी आ चुका है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि इस प्रोग्राम में बाई एनुअल रिव्यू था, यानी कि हर 6 महीने बाद रिव्यू था। अब 6 महीने के बाद रिव्यू का मतलब ये हो गया कि ये मार्च में जाके कहीं होना था रिव्यू, और मार्च में होना था, और वो जो मार्च में रिव्यू होना था वो 6 महीने का डाटा जो जुलाई से दिसंबर तक था उसको बेसिस पे था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है, सूरत हाल ऐसी लग रही है कि IMF डे टू डे चीजों को मॉनिटर कर रहा है, और बजाय ये कि वो 6 महीने इंतजार करे और उस 6 महीने बाद चीजें इतनी खराब हो जाए कि हुकूमत जो है उस पर इकदाम करने से कतराए, तो IMF ने जो है मैं ये कहूंगा कि ये एक तरीके से तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। अगर हमारी हुकूमत होती तो हम जरूर कहते कि जी जब रिव्यू 6 महीने बाद है तो अभी आप क्या करने आए हैं। तो लेकिन अब वो तो बेहतर वजारत खजाना ही बताएगी कि उसमें कोई गुंजाइश ऐसी है कि नहीं है। जो हमारे तक बात पहुंची थी तो यही है। तो वो लगता है डे टू डे रिव्यू करने आई है, और वो कंसर्न होगी सबसे पहले तो ये जो टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। दूसरा फिर ये जो है, जो सूबाई हुकूमतों में पंजाब जो है नंबर नहीं प्रोड्यूस कर सका। बाकी सब सूबों ने तो, सिंध ने भी अच्छा किया, बलूचिस्तान ने भी अच्छा किया, KP ने भी सही कर लिया। तो एक कंसर्न ये दूसरा हो सकता है। तीसरा ये कि जो गवर्नमेंट ने एडिशनल फाइनेंसिंग्स की जो यकीन दहानियां कराई थी कि रोल ओवर हो जाएगा चाइना से, UAE से, वो ऐलानात के बाद कोई उसकी कोई हतमी, कोई उन ममालिक की तरफ से कोई मतलब वो कंफर्मेशन कह लें, नोटिफिकेशन कह लें, वो चीजें नहीं आई। तो अब हो सकता है कि ये IMF ये तमाम मामलात को, और फिर उसके बाद जो असल में जो टैक्स में जो मामलात हैं जो इन्होंने कहने जो ट्रेडर से लेना था, उसका भी जो है बड़ा हदफ जो है काफी कमजोर हो गया। नहीं, आई थिंक मुजम्मिल साहब वो तो कोई 20 अरब रुपए नहीं, ताजिर दोस्त स्कीम से इकट्ठे करने, 17 लाख रुपए इकट्ठे हुए सर। जी जी, ऐसा ही है। दूसरी बात ये कि ये जो IMF का प्रोग्राम है ना, ये बड़ा मुनफरिद यूनिक प्रोग्राम है। पहले IMF का होता था वफाक और IMF ना, और IMF जो है आगे इससे नीचे जाके मजीद इंटरेक्ट नहीं करता था, सिर्फ वफाकी इदारों से करता था। अब की दफा जो है, एक तो इन्होंने IMF ने इस प्रोग्राम को सूबाई हुकूमतों को उसमें शामिल कर लिया। बराह रास्त नहीं, इस वक्त कोई सूबाई हुकूमत IMF से बराह रास्त किसी चीज के सिग्नेटरी नहीं है। यानी कि हमारे जितने भी मामलात जो IMF ने वफाक को बोले, वो हमारे और वफाक के दरमियान हुए हैं। ठीक है। तो उसको जो है अब वो एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा एक प्रोग्राम दिया उन्होंने। उसमें जो एग्रीकल्चर इनकम टैक्स है, आप खुद भी मेरे ख्याल से ज़राअत से ताल्लुक रखती है आपकी फैमिली, तो आपको अंदाजा होगा कि अभी पंजाब हुकूमत असेंबली में लेकर आ रही है उसको। फिर इसके अलावा जो है सेल्स टैक्स से रिलेटेड कवानीन है,
फिर जो वफाक ने जो बड़े खर्चे उठाए हुए थे सूबों के, जिसमें तरक्याती अखराजात, उनकी यूनिवर्सिटीज और ये जो है बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, IMF चाहता है कि मरालावाल ये भी अब सूबों की तरफ चले जाएं। ओके। और फिर इसके अलावा सूबे जो है अपने मकामी टैक्स पे भी काम करें, सिर्फ वफाक की आमदनी पे ना बैठे रहें। तो ये तमाम चीजें उन्होंने सूबों को भी हदफ दिए हैं। तो अभी ये जो IMF आएगी, मैं अपने हद तक तो ये बता सकता हूँ कि वो हमसे भी मुलाकात कर रही है और 2 दिन करेगी इस हफ्ते में, जिसमें इन मामलात पे वो हमारे जो है डिस्कशन करेगी। ओके। अब जब मैं उनसे डिस्कशन करने जाऊंगा तो मेरे जहन में 2 बातें आ रही है कि वो ये कि एक होता है ना कि आपने किसी को रिपोर्टिंग करनी हो, तो जैसे आप अपनी कंपनी में कहीं काम कर रहे हैं, आपको एक हदफ दिया हो, उस हदफ को आप हासिल ना कर सके हो, तो आप या हासिल कर लिया हो, तो आया मैं इनसे एज अ रिपोर्टिंग के तौर पे मिलूंगा या एज बस ऐसे ओवरव्यू दूंगा कि हमारे सूबे की क्या सूरत हाल है, क्योंकि हमारा बराह रास्त तो उनके साथ कोई ऐसी चीज नहीं है। हमारी तो जो भी वो तो मामला विफाक जाने और IMF जाने डायरेक्टली तो। हाँ, लेकिन मुज़म्मिल भाई यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि इस मीटिंग या इस विजिट के बाद मेरे जैसे लोग सोचने पे मजबूर हैं कि टारगेट्स जो नहीं अचीव हुए उनको अचीव करने के लिए क्या कोई नया मिनी बजट आएगा, क्या महंगाई मजीद बढ़ेगी? देखिए, आपस की बात है। अगर आप मुझसे एज अ स्टूडेंट ऑफ पाकिस्तानी मईशत पूछें जी, तो अब वो जो है ना नया मिनी बजट में टैक्स कहाँ पे लगाएंगे? तनख्वाह पे 45% टैक्स हो गया है, कस्टम ड्यूटियां, विद होल्डिंग टैक्स, ये वो दबा के उन्होंने लगा दी है। एग्रीकल्चर इनकम टैक्स भी बाय द वे उसी तरह जैसे आम 45% का टैक्स है उसी तरह लगने जा रहा है। तो जगह तो बड़ी महदूद रह गई है लगाने के लिए ना। अब वो एक मेरे जहन में घूमता है और मुझे शक है कि वो हो सकता है कि आप कहें कि पेट्रोलियम मसनूआत पे भी 17-18% सेल्स टैक्स लगा दें। ओके। ये हो सकता है। तो अब जगहें तो जैसे मैं कह रहा हूँ कि कम हो गई है, या तो फिर ये कि हर चीज की शरह वो कह दे 1-2% बढ़ा दो। और ऑलरेडी पाकिस्तान में जिसे कहते हैं चीजें हाथ से बाहर निकलना शुरू हो गई हैं। और अब जो आज मैं शहबाज राना साहब की स्टोरी पढ़ रहा था तो उसमें मुझे एक और जिसे कहते हैं कि तशवीश कह दूं कि हुई कि वफाक जो है IMF ने वफाक सूबों से बोल रहे हैं कि आप सोलराइजेशन की तरफ क्यों जा रहे हैं। यस यस। ये मुझे बात थोड़ी सी मतलब मैं कम से कम समझता हूँ कि अगर हमें कोई ये बोले तो ये हम अपने काम में मुदाखलत समझेंगे। लेकिन मुज़म्मिल साहब वो भी तो देखिए ना, इवेंचुअली कैपेसिटी पेमेंट्स की मद में विफाक ने तो पैसे देने ही देने, IPPs को भी देने हैं, सबको हर जगह पे देने हैं। सोलराइजेशन होती जाएगी तो ना बिजली बिकेगी, ना वो वहां से पैसा रेवेन्यू आएगा, तो वहां पे पैसे कैसे देंगे IPPs को और उन तमाम फैक्टर्स को? देखिए सर, बात यह है कि हम जो है एज अ सूबा पाकिस्तान की सबसे सस्ती बिजली बना रहे हैं। ठीक है जी, ये जो डैम से बनती है आपको भी पता होगा इस बात का। हम कोई 6-7 रुपए की बना के बेच रहे हैं, वफाक को दे रहे हैं, और हम वापस जो है 70 रुपए की ले रहे हैं सूबे में। ठीक है ना। तो हमारा हक है कि जो हम यहाँ पे बिजली इस तरह, तो मैं अपने डैम भी बना रहा हूँ, हमारे 17 डैम्स इस वक्त 7 मुकम्मल है, 10 और बन रहे हैं। तो कल को हमें ये कह देंगे कि आप अपने डैम क्यों बना रहे हैं, इससे सस्ती बिजली आएगी तो आप वफाक से नहीं खरीदेंगे। तो ये तो कोई बात ना हुई ना। पूरी दुनिया अपने मतलब कॉस्ट को नीचे लेकर आती है। तो ये जो है मैं समझता हूँ कि अगर हम अपने सोलर दे रहे हैं, आवाम को यहाँ दे रहे हैं, या अपनी सरकारी इमारतों में सोलर लगा के अपने बिजली के बिल, अपने अखराजात को, IMF एक तरफ कहता है अखराजात कम करो, तो मैं अगर अपने अखराजात कम करने की तरफ काम करूंगा तो उस पर मेरा नहीं ख्याल कि उनका ये सवाल बनता है। अब फेडरल गवर्नमेंट और उनका क्या कमिटमेंट है वो एक अलग चीज है, लेकिन एक सूबा, हर सूबे ने अपनी आवाम को एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस देनी है। हाँ, अगर मैं कोई सब्सिडी जेब से दे रहा हूँ, यानी कि 100 रुपए की चीज है और मैं 30 रुपए की दे रहा हूँ, तो IMF कह सकता है कि जी आप सब्सिडी क्यों दे रहे हैं। मैं तो कोई सब्सिडी भी नहीं दे रहा, मैं तो एक अपनी लागत को कम करने के लिए काम करूं। और दुनिया का असूल है, आप अपने आप को मतलब कंपेटिटिव कैसे रखेंगे जब अपनी लागत को कम नहीं करेंगे, तो आप तो मर जाएंगे। और पाकिस्तान की बिजली इस वक्त दुनिया की महंगी तरीन बिजली है। और हमारे लोगों का मसला KP में ये है कि यहाँ पे लोड शेडिंग आज भी इजाफी वो तो लाइन लॉसेस और कलेक्शन जहाँ पे नहीं है वहां पे ज्यादा है ना लोड शेडिंग। गवर्नमेंट क्लेम्स दैट एटलीस्ट।
वो तो फेडरल गवर्नमेंट का मसला है ना, फेडरल गवर्नमेंट का इदारा है, उसको उनको लेना चाहिए नहीं, तो वो हमें तो जो है ना ये डेफिशिएंसीज को देखना है। अब उसमें पंजाब ने क्या जवाब दिया, लेकिन अगर ये ऑनेस्टली स्पीकिंग मेरे से ही इस बारे में बात कोई करेगा तो मैं इसको जो है ना मैं ये समझता हूँ कि दैट इज नॉट एप्लीकेबल। और ये मैंडेट नहीं है आपका कि आप सूबे से ये बात पूछ सकें कि जनाब ऑल्टरनेट्स पे जाना है नौलदार? ये तो भाई हक है, पूरी दुनिया कर रही है, आप हमें कैसे रोक सकते हैं? मुजम्मिल भाई, जबरदस्त। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, थैंक यू। नाज़रीन, मुजम्मिल, दो चीज़ें इकट्ठी थी इन दिस सेगमेंट। एक तो वो केपी के गवर्नमेंट का फाइनेंस देख रहे हैं सारा, और सेकेंडली खुद बहुत कमाल के इकोनॉमिस्ट हैं, हमारे मुर्शिद हैं, तो इसलिए मैं कुछ थोड़ा इनसाइड का थोड़ा वो तमाम सवाल कि जो ऑब्वियसली आपके जहनों में भी आ रहे होंगे कि अनस्केड्यूल्ड या अनप्लान्ड विजिट हो तो क्या महंगाई की नई वेव भी आ सकती है। एक ये खबर जो है ना ज़री टैक्स वाली, इसके ऊपर कल ही मैं कोशिश करूंगा कि इसके ऊपर ज़रा डिटेल्ड सेगमेंट करें, या इसमें ना चीज़ों को बड़ा आसान करके खुद भी समझने की कोशिश करें और आप लोगों को भी समझाने की कोशिश करें। बिकॉज जैसे मुजम्मिल भाई भी कह रहे थे कि चीज़ें रह नहीं गई, बहुत सारे सेक्टर्स या बहुत सारे इस तरह की स्पेसिस नहीं बची कि जहाँ पर नई टैक्सेशन हो सके। लेकिन पहले ही जो नौकरियों करने वाले बंदे हैं 45% टैक्स दे रहे हैं। ज़री टैक्स पहले भी दिया जाता है, पहले भी आबियाना दिया जाता है, पहले खाद बीज पता नहीं जिम्मेदार किस हद तक पिसा पड़ा है उसके अंदर, और इवेंचुअली अब ये जो टैक्स जिस तरह मुजम्मिल साहब भी बता गए हैं, कल इसके ऊपर मैंने डिटेल में जरा कल तक चीज़ें क्लियर भी हो जाए इन मीटिंग के बाद IMF के वक्त की, तो फिर कल इसके ऊपर थोड़ा सा डिटेल में बात भी करेंगे कि अब क्या। वैसे तो टारगेट जिम्मेदार पहले भी था, मौजूदा हुकूमत का टारगेट जिम्मेदार पहले भी था। गंदुम खरीदारी के ऊपर गंदुम के काश्तकार के साथ जिम्मेदार के साथ क्या हुआ वो आज तक नहीं उठ खड़ा हुआ। आज तक वो पंजाबी कहते हैं आज लक बन गया, वो एकड़ा टेन्योर थी ना, वो जो एक फसल थी वो कमर तोड़ गई थी जिम्मेदार की। अब देखिए अगली फसल क्या करती है। एक चीज़ मैं आपको क्रेडिबली बता सकता हूँ, आई एम प्रिवी टू दैट, मैं जानता हूँ ज़ाती तौर के ऊपर जानता हूँ कि बहुत सारे जिम्मेदार जो हैं इस दफ़ा वो गंदम काश्त नहीं कर रहे, वो ऑल्टरनेट फसलों के ऊपर जाएंगे, या वो बहुत सारे ठेकेदार भाग्य में ज़मीनें छोड़ के जिन्होंने ठेकों पे दी हुई थी वो भाग्य में, और फिर अगला टारगेट अगर फिर जिम्मेदार हैं जरिए टैक्स में आके, तो आई थिंक ये बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। इन डेज टू कम देखते हैं। एनीवेज, एक छोटा सा ब्रेक लेना है मुझे, मेरे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। इस सेगमेंट में थोड़ी सी बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट, आईनी बेंचेस, पेंडेंसी और 26वीं आईनी तरमीम पे वापस जाना पड़ता है मुझे बार बार जब आईनी बेंचेस की बात करते हैं, क्योंकि आपको और मुझे ये बताया गया था कि पेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, पेंडेंसी कम करने के लिए आईनी बेंचेस, आईनी केसेस या आईनी अदालतें एक साइड पे हो जाएंगी तो पेंडेंसी कम हो जाएगी। फाइनली आईनी बेंचेस काम करना आगाज़ करने जा रहे हैं, दे आर अबाउट टू स्टार्ट। जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब और आज मीटिंग हुई जजेस कमेटी की, और केसेस कौन कौन से लगेंगे 14-15 नवंबर से उसका बाकायदा आगाज़ कर दिया जाएगा। मियाँ रऊफ अता साहब मेरे साथ मौजूद है। मियाँ साहब अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। मियाँ साहब स्टार्ट यहाँ से करते हैं, जो आपको और मुझे बताया गया था कि पेंडेंसी कम करने के लिए आईनी अदालतें या आईनी बेंचेस की बड़ी ज़रूरत है। 14 या 15 से ये जब आईनी बेंच केसेस का सुनने का आगाज़ कर देगा तो पेंडेंसी कितनी जल्दी कम हो जाएगी सर, क्या लगता है आपको, बीइंग अ लॉ एक्सपर्ट? मेरे ख्याल में चूंकि ये जो आईनी मामलात हैं इसमें काफी टाइम जो है सर्फ होता है, तो अभी ये 2-3 दिन में पिक्चर क्लियर होनी शुरू हो जाएगी, किस नौयत के मुकदमात लगने शुरू हो जाएंगे, फिर उसके बाद पता चलेगा। अगर तो ये जो काफी लेंथी, जो काफी टाइम लेते हैं जो मुकदमात, अगर उनकी समाअत शुरू हो गई तो जो बाकी जो साइलिंग के केसेस हैं जो सुप्रीम कोर्ट में, वो जो जजेस जो इस बेंच का हिस्सा नहीं है वो भी यकसुई के साथ उनको निपटाना शुरू कर देंगे। और अभी भी काफी बेहतरी आना शुरू हो गई, तकरीबन डेली काफी हर बेंच के सामने 30 केसेस डेली जो है उनकी समाअत हो रही है, और काफी बेहतरी आना शुरू हो चुकी है। और अभी इसकी बाइफरकेशन हो रही है। ये सब हर केस में कहीं ना कहीं पर जाकर कोई ना कोई आईनी नुक्ता तो आता है हर केस में, मतलब आइन के गिर्द हर चीज है ना। आपकी मेरी जिंदगियां एक जो वो कोड है वो आइन के गिर्द घूम रहा है, तो कोई भी वकील मंसूर अली शाह साहब की अदालत में जाके, मुनीब साहब की अदालत में जाकर ये प्ली तो ले सकता है कि सर आईनी नुक्ता है, आईनी मामला है, अमीरुद्दीन खान साहब के पास भेज दें। ये भी नहीं, वो देखें जब ये आर्टिकल 191A में इसकी बकायदा तयन कर दिया गया किस नौयत के मुकदमात जो है आईनी बेंच सुनेगा, तो ये आईनी नौयत के जो बेंच हैं उस जो बेंच के जो मुकदमात की समाअत करेगा आर्टिकल 184 है ओरिजिनल जुरिडिक्शन। अगर हुकूमतों के माबैन कोई तनाज़ा है या वहाँ कोई ऐसा इशू है जिसे आईनी कोई तशरीह दरकार है, वो मामला वहाँ पे चला जाएगा। और ऐसे अवामी नौयत के अहम मुकदमात
जो बुनियादी हकूक से मुतल्लिक हैं, उसमें कोई आईनी नुक्ते की तशरीह दरकार है, वो मुकदमा वहाँ चला जाएगा। एडवाइजरी जुरिडिक्शन के हैं, आर्टिकल 186 के हैं, वो वहाँ चले जाएंगे। आर्टिकल 185 सब आर्टिकल 3 के है, उसमें ऐसे मुकदमात जो कुछ हाई कोर्ट ने अगर उनके फैसले किए हों, किसी भी हाई कोर्ट ने, और उस फैसला जात में भी कोई कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ या सब्सटेंटिव क्वेश्चन ऑफ लॉ एज टू इंटरप्रिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दरकार हो, वो मुकदमा तो आ जाएंगे। सब मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, सिर्फ मैं समझना चाह रहा हूं आपसे, मेरी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आजकल स्मॉग का बड़ा इशू है पंजाब में, पिंडी में, अब तो इवन कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर स्मॉग का बड़ा इशू हो गया हुआ है। अगर मैं कल सुबह ये पिटीशन लेके सुप्रीम कोर्ट या ऑब्वियसली हाई कोर्ट जाता हूं या सुप्रीम कोर्ट चला जाता हूं, बीइंग अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ये मेरा मुकदमा स्मॉग का, क्योंकि बुनियादी इंसानी हकूक है ना, साफ एयर, सेहत मेरा बुनियादी इंसानी हकूक है, हक है, तो ये क्या आईनी अदालत सुनेगी? आईनी बेंच सुनेगा? आईनी अदालत इसकी समाअत करेगी, आईनी अदालत इसकी समाअत करेगी, चूंकि जो फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड है ना ये मामला जी। तो ये चैप्टर उसमें जो 1 है, उसमें जो आर्टिकल 8 से लेकर 29 तक दरमियान जो बुनियादी हकूक से मुताल्लिक है, तो राइट टू लाइफ है, राइट टू लिबर्टी है, और उसमें तभी 26 फरवरी में यानी क्लीन इन्वायरमेंट और हेल्दी इन्वायरमेंट के मुतालिक भी तरमीम शामिल हुई है। तो ये आइन से रिलेटेड है, तो ये आइनी बेंच में आइनी बेंच इसकी समाअत करेगा। बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे कहीं पे लगता है कि मेरे ऊपर कोई गैर कानूनी पाबंदी लग रही है, पेमरा की जानिब से या गवर्नमेंट की जानिब से कोई प्रेशर आता है, किसी और फैक्टर की जानिब से प्रेशर आता है, उसके लिए सहाफी पिटीशन लेके जाएंगे तो वो भी आइनी बेंच में जाएगी? नहीं, देखिए जैसे आपने अभी पेपरा का नाम लिया या किसी और अथॉरिटी का, उसके अपने रूल रेगुलेशन है, उसके अंदर अपील उसमें मौजूद है। वहाँ पे अगर वहाँ पे कोई अल्टरनेट रेमेडी अवेलेबल नहीं आपको, फिर आप कॉन्स्टिट्यूशन में चले जाएंगे, मुतल्लिका हाई कोर्ट में, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में तो ऑब्वियसली हाई कोर्ट में जाएंगे, क्योंकि हाई कोर्ट में भी तो आइनी बेंचेस बन रहे हैं ना, बन गए। जी बनेंगे, वहाँ उनकी समाअत होगी, जो आईनी मामलात होंगे जैसे आपने अभी फरमाया, तो इससे मुतल्लिका अगर आइन की तशरीह उसमें दरकार है या कोई आईनी नुक्ता उठाया गया है तो यकीनन वो वहीं उसी की समाअत आईनी बेंच, अगर वो हाई कोर्ट से दायरे इख्तियार में आता है तो वही आईनी बेंच जो है उसकी समाअत करेगा। भैया साहब, अब मुझे ये भी बताइएगा, जो सवाल मेरे ज़हन में जितने टॉपिक्स डिफरेंट आए ना डे टू डे लाइफ के बाद, ये तमाम चीज़ें तो जा रही हैं अमीनुद्दीन खान साहब की कोर्ट में, आईनी बेंच में जा रही हैं, ये तो उनकी सरबराही में जा रही हैं। मंसूर अली शाह साहब, आयशा मलिक साहिबा, जस्टिस मुनीब, इन लोगों ने कौन कौन से मुकदमात सुनने हैं फिर? अब देखिए ये सुप्रीम कोर्ट में लातादाद मुकदमात हैं, जैसे दीवानी नोयत के मुकदमात हैं, फौजदारी मुकदमात हैं, रेवेन्यू के मुकदमात हैं, टैक्स से रिलेटेड मुकदमात हैं, और ये FBI से रिलेटेड मुकदमात हैं। इस नोयत के काफ़ी मुकदमात वहाँ पर काफ़ी अरसे से ज़ेर अल्तवा हैं। वो सारे मुकदमात हैं, वो सुनेंगे ज़रूर और सुन भी रहे हैं, और बड़े कॉम्पिटेंट जजेस जिनका आपने नाम लिया है, बड़ा इनका नाम है, वो भी अपना पूरा रोल अदा कर रहे हैं। जस्टिस याहिया साहब भी यही, ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान भी यही मुकदमात सुनेंगे, अब फौजदारी, दीवानी और ये FBR वगैरह के केसेस। ये अभी उनका मर्जी है, कौन से अपने सामने लगाते हैं, फौजदारी लगाते हैं, सर्विस नहीं, लेकिन वो मतलब आईनी केसेस तो वो ना सुनेंगे। नहीं, आईनी केसेस नहीं समाअत कर सकते, आईनी बेंच हो तो बन गया ना, होता है जी वही ना, वो यानी बेंच ही उसकी समाअत करेगा। और सेम पैटर्न ये हाई कोर्ट्स में भी जाएगा, ऑब्वियसली यही आईनी बेंचेस वाला पैटर्न हाई कोर्ट्स में जाएगा, सेम पैटर्न वही अडॉप्ट किया जाएगा वहां पे। अब इस सारे प्रोसेस में फिर से एक दफा वही सवाल कि ये पेंडेंसी कैसे कम हो जाएगी? ये देखिए पेंडेंसी अभी बाइफरकेशन हो रही है ना इसकी जी, कैटेगरी हर उसकी दर्जा बंदियां हो रही हैं कि ये केसेस हैं, इन पर यकीनन कोई कोड मार्क करेंगे, कोई कलरिंग करेंगे कि ये इस केस की ये तरजीह है, क्रिमिनल केस की ये तरजीह है, तरजीहात तो अभी उन्हें अपने खुद मुकर्रर करनी है वहाँ पे। तो ये आईनी जो मुकदमा जिसमें ज्यादातर वक्त सर्फ हो जाता था, वो इसमें मखसूस जो बेंच जिसको कह देते हैं आईनी बेंच यानी इसका बन चुका है, तो उसकी वो समाअत करेगा, तो वो उसका टाइम फिर वो एक मखसूस रखा है उन्होंने, मेरे कल 12 बजे या कोई टाइमिंग ऐसा रखेंगे, और उसके बाद जो बाकी मुकदमा फिर इसका असरअंदाज नहीं होगा ये टाइमिंग। सो बेसिकली व्हाट्स गोइंग टू हैपन इज कि जो 2 महीने के लिए बेंच बना है, इनको जो केसेस चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से वहां पे या बाकी कोर्ट्स की जानिब से रेफर कर दिए जाएंगे, विद इन 2 मंथ्स इन्होंने वो आईनी केसेस डिसाइड करने होंगे। बिल्कुल, ये तो 2 महीने के लिए बना है तो डिसाइड करेंगे, दोबारा इजलास होगा, दोबारा फिर हो सकते हैं, दोबारा चुनाव हो जाएगा, इन्हीं का होता है, किसी और का होता है, ये आने वाला वक्त बताएगा।
और अगर ये 2 महीने में डिसाइड नहीं करते तो केस वो प्रोलॉन्ग भी हो सकता है, आगे भी फर्दर भी चलते हो रहते हैं। सकता है आने वाली ये नहीं हो, प्रिडिक्शन तो हम नहीं कर सकते, लेकिन नहीं बेहतरी नहीं, की मतलब उम्मीद देखिए ना, कुछ बड़े अहम तरीन केसेस अभी रिसेंट पास्ट में गए हैं ना, मखसूस नशिस्तों वाला केस, इलेक्शन कमीशन और जी, पीटीआई सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, इंपॉर्टेंट तरीन केसेस थे। तो हो सकता है कि 2-4 हफ्ते में मतलब जिससे लंबे भी पेशियां पड़ जाए, लंबी भी समाअत हो जाए। हाँ, मुझे मुझे उम्मीद है कि डिसाइड हो जाएंगे। मैं तो यही बेहतरी की उम्मीद रखता हूँ कि इसलिए तो बनाया गया है। अब इसकी अफादियत तो तभी है, तो ये आने वाला वक्त ही बताएगा इसके कितने फवायद थे, कितने समरात है जो लोगों तक पहुंचे, या नुकसान का बायस फेयर बने। इनफ। देखते हैं मियां साहब ये आने वाला फरमाइएगा वक्त। कि जो मखसूस नशिस्तों वाला फैसला था वो तो इन फील्ड है, अभी तक अमल दरामद आज भी नहीं हुआ। 8 जजेस का फैसला है, अमल दरामद आज भी नहीं हुआ। अब कंटेम्प्ट लगेगी, रिव्यू लगेगा पहले, आपको क्या लगता है व्हाट इज गोइंग टू हैपन? देखिए इसके दूसरी अगर इसकी तस्वीर देखी जाए तो सुप्रीम कोर्ट के दूसरे बेंच ने भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने का जो ये फैसला है आइन के रूप के यानी मुनाफी था, कि उसमें जो चीज नहीं मांगी गई वो दी गई है। जो उस फैसले में उन्होंने कहा है कि रिलीफ जो नहीं क्लेम दूसरे की गई बेंच थी ने वो कौन से ने, बेंच कौन से ने? ये जैसे नईम अख्तर साहब और मेरे ख्याल एक जज साहब थे, उनका ये फैसला जो मैं अखबारात में देखा उसमें। हाँ, तो ये आने वाला वक्त देखते हैं अभी क्या कहते हैं, वो किस तरह किस अंदाज से अदालत चलती है ये आईनी, तो उसके बाद फिर तबसरा भी इस पे करेंगे। लेकिन मियां साहब अगर आप तो एक लॉ, मैं आपको लॉ स्टूडेंट नहीं कहूंगा, मैं अपने आपको सहाफत का तालिब इल्म कहूंगा, मैं आपको लॉ एक्सपर्ट कहूंगा कि आप लोगों की जिंदगियां गुजरी है ना, लॉ इसी प्रोफेशन में आप लोगों की जिंदगियां गुजरी हैं। क्या ऐसा प्रेसिडेंट माजी में कोई था कि अक्सरियती फैसला आ जाए जजेस का और फिर उसके ऊपर अमल दरामद ना करने के लिए कोई एक जज लिख दे और उसके ऊपर अमल दरामद ना हो? अदालत को खुद देखना चाहिए कि वो जो फैसला दे रही वाकई वो आइन के मुताबिक दे रही है, क्या वो रिलीफ जो मांगी गई थी क्या वो दी गई है या हटकर दी गई है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के अपने फैसला जात भी मौजूद हैं कि अगर कोई फैसला जो है आइन के मुताबिक नहीं है उसकी फिर बाइंडिंग इफेक्ट नहीं रखता वो। मियां साहब थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, सदर सुप्रीम कोर्ट बार मियां रऊफत आसफ हमारे साथ मौजूद थे कि आइनी बेंचेस, और मैंने कुछ समझना था खुद से भी कि अगर ये बाहर मेरे दफ्तर के बाहर कोई यहाँ पे वो कोई 4 ईंटें इकट्ठी करके रख गया बंदा, गाड़ी वहाँ से नहीं गुजर रही, या कोई पाइप लीक कर गया, पानी है, बाकी लोग डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो मेरे इंसानी हकूक जो बुनियादी रियासत ने मेरे से प्रॉमिस किया हुआ है वो डिस्टर्ब हो रहे हैं। अगर कल को मैं ये किसी अदालत में लेके जाता हूँ तो ये हाई कोर्ट की कोई आइनी बेंचेस बनेगा, रूटीन के केसेस में लगेगा, ये बुनियादी से सवालात हैं। और इसका आई वुड बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, इसका अभी समझ बहुत सारे आप लॉ एक्सपर्ट जो है ना हमारे वकला, उनसे भी बात करें, फ़ोन कर लें या उनसे कोई मुलाकात पे, तो उनको भी समझ इसकी अभी नहीं आ रही कि कौन सा मुकदमा आइनी बेंचेस पे जाएगा और कौन सा मुकदमा रूटीन की अदालतें, हमारी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स, लोअर कोर्ट्स, वो तमाम सुनेंगी अदालतें। बहरहाल आई होप 14-15 तारीख तक जाके इसमें सिचुएशन बहुत क्लियर हो जाएगी। इस दुआ के साथ इजाज़त रखिए कि जो भी हो आपकी और मेरी बेहतरी के लिए हो इंशाल्लाह। अल्लाह अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह।